तो आइए स्टूडेंट्स, हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन मैकेनिज्म टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। और ये हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म का फर्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम लोग कुछ सॉल्वेंट के बारे में जानेंगे कि आखिर एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सॉल्वेंट का क्या रोल है, किस तरीके से सॉल्वेंट के पास एक रिएक्शन की कंट्रोलिंग पावर होती है, या वो कैसे एक रिएक्शन की यील्डिंग को या उसके प्रोडक्ट की यील्डिंग को, या रिएक्शन फास्ट होगा या स्लो होगा, इसको सॉल्वेंट कैसे डिटरमिन करता है। जैसे इन जनरल अगर आप आईआईटी एडवांस के क्वेश्चंस को टर्न कीजिए, तो आईआईटी एडवांस जब भी ऑर्गेनिक के रिएक्शन मैकेनिज्म से रिलेटेड प्रॉब्लम को अगर मान लीजिए पूछ रहा है, तो वो दो जगहों पर सबसे ज़्यादा फोकस करता है अपने आप को। एक तो मैकेनिज्म से रिलेटेड प्रॉब्लम, नेचर ऑफ सॉल्वेंट डिपेंडेंट, और दूसरा स्टीरियोकेमिस्ट्री डिपेंडेंट। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑलरेडी हमारा स्टीरियो वाले ब्रांच में पूरा डिस्कस्ड है। अब हम लोग ज़रा यहाँ सॉल्वेंट के बारे में जान रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग ज़रा एक सॉल्वेंट की नेचर के बारे में जानिए, एक अपने सिंपल एग्जांपल से। तो आप बोलिएगा कि सर एक कोई बहुत सिंपल सा एग्जांपल आप लीजिए, पहले उस एग्जांपल को आप ज़रा डील कीजिए, फिर आप ऑर्गेनिक के एग्जांपल पे आइएगा। हम बोले हाँ चलो ठीक है, फिर वही काम करते हैं। हमने एक गिलास पानी लिया है और एक गिलास पानी में हमने 1 चम्मच नमक डाल दिया, साल्ट, इनिशियल कॉमन साल्ट जो है हमारा। नमक डालकर 2-4-5 मिनट के बाद हम आए, तो आने के बाद हमने क्या ऑब्जर्व किया कि नमक के क्रिस्टल्स जो इन स्टार्टिंग हमने डाला था और दिख रहे थे, वो अब नहीं दिख रहे हैं। भाई कहाँ गया? तो बच्चे बोलेंगे कि सर नमक पानी में डिज़ोल्व हो गया। जानते हैं हम लोग बॉन्डिंग से कि लाइक डिज़ोल्व्स लाइक होता है। ये कौन सी बहुत बड़ी बात है? हमने कहा कि हाँ बिल्कुल सही बात आपने बताया कि एक्चुअली लाइक डिज़ोल्व्स लाइक है। तो नमक जो है वो पानी में डिज़ोल्व हो गया। अब इन्हीं चीज़ों को हम लोग थोड़ा एक्सपेंडेड फॉर्म में पढ़ेंगे। क्लियर? तो आइए, हमने एक एग्जाम्पल लिया है। आर एल्काइल ग्रुप है, CH2Cl, और इसे पानी में डाल दिया। पता होगा आप लोगों को, दिस वन इज कॉल्ड पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। बॉन्डिंग में डिस्कस्ड है। क्या होगा इन चीजों को समझें। तो आइए हम जरा अपने नमक वाले एग्जाम्पल पे वापस लौट के आते हैं। तो बच्चा बोलेगा कि सर लाइक डिजॉल्व्स लाइक वाले कॉन्सेप्ट को अगर आप छोड़ दो, तो ये कॉन्सेप्ट आपने बॉन्डिंग में और भी डिस्कस किया था, तो हम उस कॉन्सेप्ट को ज़रा एक बार फिर से बोले। तो आप बोलिएगा कि सर जब आपने पानी के अंदर नमक का क्रिस्टल डाला है, तो वो एक एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन प्रोसेस है, जो कि एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। तो उसने एनर्जी रिलीज्ड किया, और वो जो रिलीज्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो इतना सफिशिएंट है कि इनिशियल के बॉन्ड को ब्रेक कर गया। दैट इज़ वाई अल्टीमेटली हमारे इनिशियल के क्रिस्टल टूटने लग गए, और टूटते टूटते वो काफ़ी माइन्यूट पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गए, जो अल्टीमेटली हमें दिख नहीं रहे हैं। और हमने कहा कि नमक हमारा डिजॉल्व हो गया। हमने कहा कि जी हाँ, बिल्कुल एक्यूरेटली यही अकर हो रहा है। लेकिन इस जो पूरा मोमेंट हम इनिशियल से फाइनल स्टेज तक आए हैं, इसके बीच में 2 अदर प्रोसेसेस भी अकर हो रहे हैं, जिन प्रोसेसेस को हमने इंटरमीडिएट स्टेज का नाम दिया। हम लोगों ने उसके बारे में डिस्कस नहीं किया। और जब हम एक ऑर्गेनिक के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं, तो हम इनिशियल और फाइनल को तो देख ही रहे होते हैं, हमारा साथ में काम उन इंटरमीडिएट स्टेज को भी देखना होता है कि बीच में आखिर क्या हो रहा है। तो आइए हम उन्हीं इंटरमीडिएट स्टेज को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा ये एक मान लीजिए एल्काइल हैलाइड है। अब आगे हम जब कभी भी, जैसे ये Cl पढ़े हुए का लीव आउट होने वाले ग्रुप होते हैं, बाहर जाने वाले ग्रुप होते हैं, यही बाहर जाएंगे अल्कोहल बनेगा। तो हम लोग अभी Cl वगैरह जो लीव आउट होने वाले ग्रुप हैं उनको L से डिनोट करेंगे। अभी फिलहाल हमने Cl से डाला है। तो मान लीजिए एक कंटेनर में पानी रखा हुआ है, और उसमें आप ड्रॉप बाई ड्रॉप ये डालना है स्टार्ट करो। क्या होगा? तो आइए, एक चीज़ आप ऑब्जर्व करोगे
कि यहाँ पर कार्बन है और यहाँ पर कार्बन है, ये एल्काइल ग्रुप है तो कार्बन होगा, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये क्लोरीन है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यह एटम और यह एटम का ओवरलैपिंग बहुत इफेक्टिवली हुआ होगा एज कम्पेयर टू कार्बन और क्लोरीन की ओवरलैपिंग से। या दूसरा बच्चा बोलेगा कि सर कार्बन और क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है तो ये जो इक्विलिब्रियम स्पॉट पर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये क्लोरीन की तरफ थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टेड होगा। डिस्कस्ड है बॉन्डिंग वाले चैप्टर में, यही हमारी इसी के कारण हमारा एक कोवलेंट कंपाउंड पोलर बनता है। तो क्या हमने बोला वो ज़रा सुनिएगा। कार्बन और क्लोरीन के अराउंड जो इक्विलिब्रियम स्पॉट पर इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन से अर्ड हुआ है, वो क्लोरीन की तरफ थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टेड है। मतलब कार्बन और क्लोरीन में एक मनमुटाव है। क्यों? वजह यह है कि एक सुपीरियर है और एक उसके रेस्पेक्ट में बेचारा गरीब है। तो अब दो मिसमैच्ड वाले लोग हैं। अब पानी का काम है उसी कमजोरी का फायदा उठाना। जहां उसने कमजोरी देखा वहां पर उसने फायदा उठाना स्टार्ट कर दिया। तो क्या फायदा उसने उठा लिया? तो उसने यहां जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन की तरफ थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ था, वहां यह अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। और काम स्टार्ट करके उसने एक पार्शियल जो हमारा चार्ज है पॉजिटिव और नेगेटिव उसको डेवलप करवा दिया। बच्चा बोलेगा कि सर वो डेवलपमेंट तो यही हो गया था। हो गया था, ज़रूर हो गया था। ये डेवलपमेंट अगर आप बोलो तो कोई बच्चा बोल सकता है कि सर इंडक्टिव इफेक्ट तो हमारा यही था। अगर यही था तो डेल माइनस और डेल प्लस तो यही था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है और सिग्मा बॉन्ड के अराउंड इंडक्टिव इफेक्ट हमारा ऑपरेट होता है। तो ये काम पानी ने कहाँ कुछ किया? पानी ने क्या किया कि एक्चुअली यह जो एक्सेलरेशन था इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन का क्लोरीन की तरफ जाने का, उसको थोड़ा एक्सेलरेट कर दिया। मतलब पहले जो दो इलेक्ट्रॉन नॉर्मली जाते, जैसे मान लीजिए कि हमारे और इस मार्कर के बीच में पड़ोसी को पता लग गया कि भाई मनमुटाव चल रहा है, ठीक है ना, मानी लड़ाई का चांस है, क्योंकि दोनों सेम नेचर के नहीं हैं। अब हमारा पड़ोसी जो नेबर है वो क्या किया किया करके इसमें कैटलिस्ट का काम किया और किसी एक को जो पहले एक डिस्टेंस क्रिएट था उस डिस्टेंस से उसने थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस क्रिएट करवा दिया। मतलब कान भरना शुरू कर दिया, मार्कर को बताना शुरू कर दिया कि भाई चालबाज है, चालाक है, तुम्हारा पैसा मार लेगा, बिजनेस में सारा कुछ वही लेकर के चला जाएगा। अब मन में संशय उसके पहले से था कि भाई वो इस नेचर का है। बगल वाला ये बात बता रहा है तो कहीं ना कहीं करेक्ट होगा। अब घर में दो चार और अगर मेंबर हैं तो उसको बताएंगे कि देख तुम्हारा कितना शुभ चिंतक है, वो कितनी अच्छी बातें तुमको समझा रहा है, यही चीज़ हम लोग समझा रहे हैं तो तुम समझ नहीं रहे हो। अब एक तो बेचारा बाहर ही आ गया, घर वाला भी बता रहा है और उसको लगा कि नहीं कहीं ना कहीं ऑथेंटिक वे तो है। तो मतलब मन मुटाव का जो एक एक्सटेंट था पानी ने उसको इंक्रीज कर दिया। आ गया। अब इंक्रीज करने के बाद अब देखते होइएगा कि जैसे मान लीजिए मेरे और मार्कर के बीच में मनमुटाव आ गया तो अब यहाँ बीच में वो पड़ोसी घुस जाएगा। तो अब पानी क्या करता है, इसको बोला जाता है इंटीमेट आयन पेयर। मतलब वाटर ने सबसे पहला काम किया है, जो सॉल्वेंट है उसने सबसे पहला काम किया कि उसने एक इंटीमेट आयन पेयर की फॉर्मेशन कर दिया। अब जैसे ही इंटीमेट आयन पेयर का फॉर्मेशन हुआ वाटर अब अपना फुल फ्लेजेस काम स्टार्ट कर देगा। तोड़ने का जो अब काम है अब पानी का शुरू हो गया। कैसे शुरू हो गया? तो एक पोलैरिटी है और वाटर के पास भी पोलैरिटी है, जिसमें ऑक्सीजन पर डेल माइनस, हाइड्रोजन पर डेल प्लस, डेल प्लस। अब वो क्या करेगा, ये माइनस वाले की तरफ ऑक्सीजन, ये सॉरी माइनस वाले की तरफ हाइड्रोजन और प्लस वाले की तरफ ऑक्सीजन अपना मुंह घुमा देगा, टर्न कर देगा कि भाई ये लो चाहिए, ये प्लस है माइनस, ये माइनस है प्लस। और वाटर के ये जो अपोजिट एंड है ये सप्लाई होने लग गया इसे। मतलब इस बीच में अब पानी बैरियर का काम कर गया। इन दोनों की दोस्ती पे पानी ने जो है सो एक दीवार खड़ा कर दिया। कैसे? आर CH2 Cl
डेल प्लस डेल माइनस। ये दीवार किसका है? वाटर का। तो दिस वन इज कॉल्ड सॉल्वेंट सेपरेटेड आयन पेयर। पहला चीज देखिए, पहली केस में वाटर घुसा नहीं है, एम्बिडेड नहीं हुआ है। पहली चीज में वाटर ने एक डिफरेंस क्रिएट किया है दोनों के बीच में। डिफरेंस पहले से था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गैप के कारण। पानी ने उस डिफरेंस का जो गैप था उसको और बड़ा कर दिया है। और बड़ा करके क्या किया कि अल्टीमेटली पानी अपने आप को उस बीच में एम्बिडेड कर दिया, घुसा दिया। अब वो पहले दोनों का हाल समाचार ये एक दूसरे से पूछ भी लेता था मनमुटाव होने के कारण। अब बीच में पानी ने अपना घर बना लिया। मतलब पहले जो हाई हेलो हो भी रही थी वो अब हाई हेलो बंद हो गया। मतलब डिस्टेंस अब और क्रिएट हो गया। अब और क्रिएट हो गया तो ऑब्वियस सी बात है बिजनेस टूटना है। तो ये करेगा क्या फाइनली? अब ज़रा नीचे लिखने का जगह नहीं है तो दैट इज़ वाई हम इसे हटाते हैं और फाइनली क्या हुआ ये बताते हैं। अब फाइनली ये चीज़ टूट जाएगा और बनेगा RCH2 प्लस प्लस Cl माइनस। मतलब पानी का काम था। अब इसे आप क्या बोलोगे? तो डिसोसिएटेड आयंस। टूट गया। मतलब पानी मौके की तलाश में था। पानी को छोड़ दो, सॉल्वेंट मौके की तलाश में था, उसको अपॉर्चुनिटी चाहिए। किस चीज़ की अपॉर्चुनिटी चाहिए? तो भैया जो एक कोवलेंट कंपाउंड हमारा एक बॉन्ड से बॉन्डेड है उसको हम तोड़ दें। सॉल्वेंट इसी एबिलिटी के कारण एरो पर बैठा हुआ था कि हमको जो एक कोवलेंटली बॉन्डेड गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑर्गेनिक का है हमें उसको तोड़ना है। क्योंकि जब तक हम तोड़ेंगे नहीं इंटरमीडिएट बनेगा नहीं, नए प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होगी। पहली बात क्लियर है? यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब ओवरऑल अब बच्चे ने बोला कि सर अगर आप एक सॉल्वेंट एक गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला में यूज़ करते हो तो वो सॉल्वेंट पहले इंटीमेट आयन पेयर बनाएगा, फिर वो इंटीमेट आयन पेयर अल्टीमेटली सॉल्वेंट सेपरेटेड आयन पेयर बनाएगा और फाइनली सॉल्वेंट सेपरेटेड आयन पेयर डिसोसिएटेड आयंस में फॉर्म हो जाएंगे। अब भाई उन्हीं चीज़ों को हमने सिस्टमेटिकली यहाँ फॉर्म किया है, लिखा है RCH2L सॉल्वेंट हमने डाला, इंटीमेट आयन पेयर बना, इंटीमेट आयन पेयर बनने के बाद सॉल्वेंट सेपरेटेड आयन पेयर बना और ये फाइनली टूट कर हमारा डिसोसिएटेड आयन बन गया। अब जैसे ही आप यहाँ देखोगे तो एक चीज़ आपको लग गया होगा कि सर ये तो इलेक्ट्रोस्टैट की तरह अपोजिट चार्ज का अपीयरेंस है, तो क्या इन अपोजिट चार्ज के लिए जो अट्रैक्टिव फोर्स ऑपरेट हो रहा होगा उस अट्रैक्टिव फोर्स को मेज़र करने का कोई फॉर्मूला हमारे पास है क्या? कौन सा अट्रैक्टिव फोर्स? दिस एंड दिस, C और L के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है उस अट्रैक्टिव फोर्स को, क्योंकि चार्ज का अकोमोलेशन यहाँ हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है फोर्स आप यहीं मेज़र करोगे जहाँ चार्ज का अपीयरेंस है। अब ऐसा थोड़ी है कि चार्ज का अपीयरेंस यहाँ हुआ है तो आप उस फोर्स का मेजरमेंट 50 स्पॉट दूर करोगे, करना नहीं है। हमको तो उसी स्पॉट पे फोर्स मेजर करना है। तो बच्चा बोलेगा कि सर जैसे ही चार्ज का अकोमोलेशन है और अगर हमें इनके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स मेजर करना है तो इलेक्ट्रोस्टैट की तरह हमारा फॉर्मूला हो जाएगा F इज इक्वल टू Q1 Q2। वहाँ 4πε0 होता था, यहाँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंटू R²। R क्या है? तो बॉन्ड लेंथ, C और L के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है। हमें इस फार्मूला से कुछ खास लेना नहीं है, हमको बॉन्ड लेंथ जानना नहीं है, लेकिन ये फार्मूला भी बहुत कुछ बता रहा है। हमने यहाँ पे ये फार्मूला लिखा है, आगे हमने आपको बताया कि भाई D इज योर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू, किसका? सॉल्वेंट का। और F क्या है? अट्रैक्शन फोर्स। किसके बीच? तो जहाँ पर उसने एक डिस्टेंस सॉल्वेंट ने क्रिएट किया है उनके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। एक चीज आप बोलोगे कि D की वैल्यू जितनी हाई होगी ये F उतना ही कमेगा। कौन सा F कमेगा भाई? F बोलना कहे को F बोले हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कमेगा। किन किन के बीच में? C और L के बीच में। और अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कमेगा तो यह बनाना इजी हो गया। फिर से एक बार बोले जरा सुनिएगा, एक चार्ज का अकोमोलेशन है तो फिजिक्स के स्टूडेंट आप लोग तो बोलिएगा ना कि सर
इस चार्ज की एक्युमुलेशन के कारण इनके बीच में जो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन लग रहा है, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन को क्या हम मेज़र कर सकते हैं? हम बोलेंगे क्यों नहीं कर सकते हो भाई, इलेक्ट्रोस्टैट है, मूविंग चार्ज थोड़ी है। तो अगर नहीं है तो अगर मूविंग चार्ज नहीं है तो आप इलेक्ट्रोस्टैट वाला फॉर्मूला सोचोगे, सिर्फ डिफरेंस क्या होगा, वहाँ 4πε0 होता था, यहाँ डी होगा। डी क्या है भाई? तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू किसकी? सॉल्वेंट की। मतलब अगर एक सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू काफ़ी हाई है तो इफ उसका कम होगा। इफ कौन सा इफ कम होगा? अट्रैक्शन कम होगा। किन के बीच में? सी और एल के बीच में। और अगर अट्रैक्शन कम है तो डिसोसिएट करना इजी टास्क होगा। तो आप लोग बार बार सुनते होइएगा कि यह सॉल्वेंट की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू है या इस सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू है। मतलब ये चीज़ कंफर्म हो गया होगा कि एक सॉल्वेंट के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू से हमें क्या आइडिया मिलता है, हम क्या जान पाते हैं। मतलब एक चीज़ तो कंफर्म है कि अगर किसी ऑर्गेनिक के रिएक्शंस में वी हैव टू फॉर्म अ कार्बोकेटायंस, अगर हमें एक डिसोसिएटेड आयन फॉर्म करना है तो हमें ऐसे सॉल्वेंट पिक करने होंगे जिनकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू काफ़ी हाई है। डायरेक्ट कांस्टेंट वैल्यू जितना हाई होगा, आप यह डिसोसिएटेड आयन मतलब ये इंटरमीडिएट उतना ही ईजिली फॉर्म करोगे, और इंटरमीडिएट जितना ईजिली फॉर्म करोगे प्रोडक्ट उतना ईजिली बनेगा, काइनेटिक्स में बताया हुआ है। क्लियर? तो हम एक काम करते हैं, हम लोग कुछ ज़रा जो मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट है हमारे पास, उन सॉल्वेंट की हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू जान जाते हैं। हम याद नहीं करेंगे, लेकिन जब हम रिवाइज कर रहे होंगे तो हम एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू देख लेंगे तो हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ, ये वाला सॉल्वेंट इस प्रोसेस के लिए ज़्यादा बेहतर है और ये वाला सॉल्वेंट इस प्रोसेस के लिए एकदम वर्स्ट है। क्लियर है बातें? तो आइए हम कुछ मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू आपको अवेलेबल करते हैं। तो आइए, है बहुत सारे सॉल्वेंट, अभी लिस्ट हमने कुछ का ही प्रोवाइड आपको किया है। जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा आप ऑलमोस्ट सारे सॉल्वेंट के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू जो आईआईटी जनरली फोकस करता है उन सॉल्वेंट की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू से आप फैमिलियर हो जाइएगा। हमने कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू आपको अवेलेबल किया है। HCN पढ़े होइएगा, बहुत अच्छा सॉल्वेंट होता है। फिर HF, फिर H2O, फिर D2O, फिर फॉर्मिक एसिड, फिर हमारा मिथेनॉल, फिर अमोनिया, फिर ईथर, फिर SO2। मान लीजिए कि अब हम एक एग्जांपल पे आ जाए, RCH2L, हमने यहाँ दे दिया सॉल्वेंट एंड वी हैव टू फॉर्म RCH2+। तो याद कीजिए, आपने कहा था कि डी की वैल्यू जितनी ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स उतने कमज़ोर, अट्रैक्टिव फोर्स उतना ही कमज़ोर, आयन बनाना उतना ही इजी। क्लियर है? मतलब आपको अगर हम दे दें कि भाई इसमें हमारा H2O है, इसमें हमारा एसिटिक एसिड है, इसमें हमारा फॉर्मिक एसिड है और इसमें हमारा अमोनिया है, तो आप अरेंज कीजिए ये फॉर्म करने के लिए कौन सा सॉल्वेंट किस ऑर्डर पे होगा। तो आप बोलोगे कि सर लिस्ट सामने है, ये तो आप बोलोगे कि सर H2O सबसे ज़्यादा है। मतलब ये फॉर्म करने के लिए क्या बोल रहे हैं, डी की वैल्यू जितनी ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स उतना ज़्यादा उतना कम। डी की वैल्यू जितनी ज़्यादा है अट्रैक्टिव फोर्स उतने ही कम। किसके बीच का अट्रैक्शन? सी और एल के बीच का। अट्रैक्शन कमज़ोर तो C+ बनाना काफ़ी इजी टास्क है, तो आप H2O लीजिए। अब H2O के बाद बच्चा बोलेगा कि सर अब तो हमारा फॉर्मिक एसिड आ रहा है। हम बोलेंगे बिल्कुल सही बात है, अब फॉर्मिक एसिड। अब फॉर्मिक एसिड के बाद बच्चा बोलेगा कि सर हमारा इथेनॉल है। हम बोलेंगे बिल्कुल सही बात है, इथेनॉल है। और लास्टली बच्चा बोलेगा कि सर अमोनिया है। मतलब अगर आपने कार्बोकेटाइन बनाना है तो आप इस ऑर्डर पे सॉल्वेंट यूज कीजिए, फॉर्म हो गया। मतलब ये उम्मीद करें कि एक सॉल्वेंट का गिवन मॉलिक्यूलर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता होगा, ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो सेकंड लेक्चर डालेंगे उसमें बताएंगे कि भैया एक अगर न्यूक्लियोफाइल हमारे पास है तो उस न्यूक्लियोफाइल को सॉल्वेंट कैसे उसकी इफेक्टिवनेस को चेंज करता है। ओके, थैंक यू।